हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा था और मैं तुमको बताया था कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो हम यूज नहीं करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, हम ज़्यादातर यूज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन होता है कि स्पेसिफिक टाइप का चेन का क्वेश्चन होता है, चेन में क्या होता है और उसको हम उसका कंक्लूजन ये भी बता रहे हैं किस तरह से करते हैं। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है इस टाइप से, किस टाइप से, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है और इस टेबल पे एक चेन ऐसे रखा हुआ है और ये चेन जो है हैंग कर रहा है। तुमने एक यूनिफॉर्म चेन को यहां पे ऐसे हैंग करा दिया है। इसमें ये दिया हुआ है कि इस चेन का एक्स लेंथ हैंग कर रहा है और एल माइनस एक्स लेंथ यहां रखा हुआ है। इस चेन का एल माइनस एक्स लेंथ जो है यहां पर है और एक्स लेंथ जो है हैंग कर रहा है, इसका एक्स लेंथ हैंग कर रहा है। ठीक है, एक टेबल है जिसपे कि एक यूनिफॉर्म चेन इस तरह से रखा हुआ या रोप हो सकता है। तो एक यूनिफॉर्म चेन जिसकी मास है m लेंथ l, उसका x लेंथ विथ x लेंथ हैंगिंग फ्रॉम टेबल, ठीक। हम लोग इसकी पीछे की फिलॉसफी बता देते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था, हम इसको फिर से देखेंगे। क्या है, हम क्या करते हैं, याद रखना, वर्क डन बाय या किसी भी क्वेश्चन में u फाइनल माइनस u इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन it is the minus of work done by that conservative force, according to definition u final minus u initial जो होता है वो उस कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन का निगेटिव होता है ना, डेल्टा w कंजर्वेटिव इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर ये तो होगा हमेशा, ये इसके इक्वल होता है ऑलवेज, इज इक्वल टू होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहा तो उस केस में या जीरो रहा, वेरी स्लो प्रोसेस, याद रखना वेरी स्लो प्रोसेस, तब इसके इक्वल होता है। ये इसके इक्वल हमेशा, ये इसके इक्वल अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो, ठीक, इज इक्वल टू K2 माइनस K1 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ डेल्टा W एक्सटर्नल इज जीरो, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं किया है तो। ये इसका क्रक्स होता है, हम इसको अप्लाई करेंगे। आ रहा हूं। तो ये एक चेन है मास m लेंथ l का, ये यहां रखा हुआ है, इसको हम सब जगह यूज करेंगे, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, सब जगह यूज करेंगे थ्रू आउट फिजिक्स, ठीक। ये इसके इक्वल होता है, बट अगर काइनेटिक चेंज नहीं हुआ है तो जितना इसने वर्क किया उसका नेगेटिव इसने वर्क किया, क्योंकि दोनों का नेट वर्क डन जीरो होता है। इसको हम फिर से एलोबरेट करेंगे। सो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एंड लेंथ l विथ x लेंथ हैंग्स ओवर द टेबल, इस तरह से टेबल पे हैंग कर रहा था। अगर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें, अगर हम इस लाइन पर, किस लाइन पर, जो टेबल का लेवल है, एट द लेवल ऑफ दिस टेबल, अगर हम यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें, हम रेफरेंस पॉइंट यहां मान लें, हम रेफरेंस पॉइंट कहां मान लें, टेबल के इस पे हम इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें, तो इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इफ वी टेक, क्वेश्चन इज इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट टेबल हाइट, फाइंड टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन,
इस चेन की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमको ये निकालना है। तो हम निकालते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई मास m रेफरेंस पॉइंट से h हाइट ऊपर होती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है प्लस mgh, और जब उस रेफरेंस हाइट से h हाइट नीचे होती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस mgh। यहां तो कंटिन्यूअस है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां से किसी डिस्टेंस x नीचे जाते हैं, हम यहां से किसी डिस्टेंस x जो है नीचे जाते हैं, हम इस पॉइंट से कोई डिस्टेंस x नीचे जाते हैं, x चले गए, और x और dx के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेते हैं। हम x और dx के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेते हैं। हम पहले इस रेफरेंस पॉइंट से x डिस्टेंस नीचे जाते हैं और x पे जाके छोटा सा टुकड़ा dx लेंथ का कट कर लेते हैं। तो जब इसको हम कट कर लेंगे तो हमको यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा जो एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। हमको यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा जो पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। इसका वैल्यू होगा dm इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होगा, इसका इस पॉइंट मास का मास होगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। dx इस पॉइंट का लेंथ है, dx इस पॉइंट का लेंथ है। तो ये हो गया dx। तो ये एक पॉइंट मास dm है जो ग्रेविटेशनल, जो कि इस रेफरेंस पॉइंट से x हाइट नीचे है। तो इस पॉइंट मास की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस पॉइंट मास की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी वो देखिए। तो इस पॉइंट मास की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आएगा इस तरह से। हम कहेंगे du इज इक्वल टू माइनस dm gx होगा। माइनस साइन क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के नीचे है। dm पॉइंट मास, mgh डेप्थ कितना है, x है। यहां इसको लिख देंगे माइनस m/l इंटू dx इंटू g इंटू x। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास। एक dm मास का पोटेंशियल एनर्जी ये है। एग्रीड? तो अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक निकालना है, अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, सीधे जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो। तो क्या करोगे, माइनस m/l g बाहर, इंटीग्रल ऑफ x dx। कहां से कहां तक? अगर ये टोटल लेंथ, हैंगिंग लेंथ, अगर ये टोटल लेंथ जो हैंग कर रहा है वो x है तो 0 to x। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस m/l g x स्क्वायर बाय 2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन। एग्रीड? दिस इज द, क्योंकि यहां पे जो भी लिंक है इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, इन सब का तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है, इसी का बचा। इसको याद करने का एक दूसरा तरीका भी है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस m/l इंटू x। ये क्या है, ये क्या है, ये है मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट, ये है टोटल मास ऑफ दिस हैंगिंग पार्ट। क्योंकि टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है, हैंगिंग पार्ट का टोटल लेंथ x है, तो मास पर लेंथ इंटू x। ये हो गया टोटल मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट mg, और इंटू x/2। x/2 क्या है, x/2 है सेंटर ऑफ दिस हैंगिंग पार्ट, x/2। समझ रहे हो? ये हो गया मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट m, ये हो गया g, और ये हो गया डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। अभी सेंटर मास पढ़े नहीं है, बट ये जो चेन है, हम इस हैंगिंग पार्ट को क्या मान सकते हैं कि जितना भी मास इस पूरे हैंगिंग पार्ट का था उसको एक पॉइंट मास बना दें जिसकी वैल्यू होगी m/l इंटू x, और उसको क्या करें, इस चेन के सेंटर पे डाल दें। हम इस पूरे हैंगिंग पार्ट को एक पॉइंट मास मान के इसके सेंटर पे डाल दें, तो एक स्टेप में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस mgh। माइनस m मीन्स m की जगह मास पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल हैंगिंग पार्ट x, g इंटू x/2। ये होता है सेंटर ऑफ मास। यानी कि जो भी है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, हैंगिंग पार्ट के लेंथ पे।
तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ डिपेंड करेगा कि हैंगिंग पार्ट का लेंथ कितना है, यानी कि x कितना है। एग्रीड? नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन देखो। एक आदमी आया और इस हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन को उठा के टेबल पे डाल दिया। एक पर्सन आया, हैंगिंग पार्ट को, जो हैंग कर रहा था पार्ट, उसको उठा के टेबल पे डाल दिया। ऐसे पकड़ा और उठा के टेबल पे डाल दिया और चला गया। उस आदमी ने कितना वर्क किया? ए मैन पुट्स हैंगिंग पार्ट on the table. Find work done by this external force. Find the work done. क्या चीज? जो पिछले क्वेश्चन का आंसर निकाला होता है, पिछले क्वेश्चन का आंसर इसका, इस क्वेश्चन का भी यही आंसर होगा ना? देख लेते हैं। A man puts the hanging part on the table. Find the work done by this external agent. इस external person ने क्या वर्क किया? किसी भी क्वेश्चन में तुम्हारा पहला प्रोसेस है ये निकालना, उसके बाद तुमको सोचना है क्या पूछा है, पहले ये निकालना है। तो जरा देखो, u इनिशियल ये x दिया हुआ है, कितना था? -m/l इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। किसी क्वेश्चन में देता है 1/3 लेंथ हैंग कर रहा था तो x की जगह l/3 हो जाएगा। किसी क्वेश्चन देता है हाफ लेंथ हैंग कर रहा था, x की जगह जो हैंग कर रहा था लेंथ हो जाएगा l/2। x की जगह क्या डालोगे? l/2 का स्क्वायर। कहीं देगा कि 2/3 लेंथ कर रहा था हैंग, 2/3 या 1/4 कर रहा था हैंग, 1/4 जो हैंगिंग पार्ट है उसका लेंथ यहाँ आएगा। ठीक, तो तुम्हारा u इनिशियल निकल गया जो भी क्वेश्चन दिया होगा। u फाइनल 0, क्यों? जब तुम u फाइनल दोगे तो x की फाइनल वैल्यू दोगे। यहां तो x की इनिशियल वैल्यू दी थी जो x हैंग कर रहा था। अब जिस भी क्वेश्चन में जो भी पूछा है x की फाइनल वैल्यू, फिर से हैंगिंग पार्ट का फाइनल वैल्यू क्या है, हैंगिंग पार्ट जो लेंथ है उसका फाइनल वैल्यू क्या है, तो इस केस में टेबल पर उठा के डाल दिए तो हो गया 0। तो सबसे पहले निकालो u फाइनल माइनस u इनिशियल, u फाइनल माइनस u इनिशियल कितना आ गया? प्लस mg, u फाइनल माइनस u इनिशियल प्लस mg बाय l इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसको इक्वेट कर दो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पहले भी 0 था, अभी 0 है, पहले भी रुका हुआ था, अभी भी रुका हुआ, उठा के डाल दिया, बस डाल दिया है। अगर पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, अगर पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, इसको लिख दो माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन इस प्रोसेस में नेगेटिव आ रहा है, आना चाहिए कि नहीं? इसको उठा के जब ऊपर डालोगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन इस प्रोसेस में नेगेटिव आ रहा है। देखो, और यहां इसको डालते हैं वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, ये नेगेटिव आ रहा है, ये चीज ये माइनस साइन नेगेटिव आएगा, आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि तुम इस चेन को नेगेटिव, तुम इस चेन को क्या कर रहे हो? इसके अगेंस्ट उठा रहे हो, तुम इस चेन को क्या कर रहे हो? ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा रहे हो, इसलिए नेगेटिव आना चाहिए ना? यस सर, यस सर, आएगा नेगेटिव। चलो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि तुमने इस चेन को छोड़ दिया जब l/3 लेंथ हैंग कर रहा था या l/2 लेंथ हैंग कर रहा था, तो क्या होगा? इस चेन को छोड़ दो, ये गिरने लगेगा, क्योंकि ये मास इसको पुल करेगा, ये मास एक तरह से एक ब्लॉक हैंग करे, इसको पुल करेगा, ये पूरे मास को खींचेगा, ये फिसलने लगेगा, ये पूरा फिसल जाएगा। इसकी स्पीड कितनी होगी, समझ रहे हो? मान क्या चीज? स्मूथ है ना सरफेस? हाँ स्मूथ है, अभी तो स्मूथ है, बात का पता नहीं, अभी तो स्मूथ है। मान लो हमसे ये कहा जाता है, हम क्वेश्चन को ये कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अब एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? हम कोई भी लेंथ कुछ भी देके पूछ सकते हैं, हम कोई भी लेंथ और कुछ भी देके पूछ सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं इफ दिस इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट,
फ्रिक्शन कहीं नहीं है, ठीक है। इफ यू रिलीज इट फ्रॉम रेस्ट विथ x इज इक्वल टू L/3, if hanging part, if chain is released from rest with initially hanging length L/2, इनिशियली जो हैंग कर रहा था लेंथ वो था L/2, इट स्लिप्स, वो तो स्लिप कर जाएगा। इफ चेन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद इनिशियली hanging length L/2, then find its speed when it completely slips off the table। तो जिस समय ये पूरा स्लिप कर जाएगा, जिस समय ये पूरा स्लिप कर जाएगा और चेन यहां पहुंच जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जब ये इस चेन का ये एंड यहां पहुंच जाएगा, उसमें इसकी स्पीड कितनी होगी? तो क्या करोगे, लिखोगे u इनिशियल में लिखोगे -m/l इंटू जी, -m/l इंटू जी इंटू L/2 होल स्क्वायर बाय 2। इनिशियल हैंगिंग लेंथ क्या था? L/2, ये आ जाएगा -mg/L/8। फिर लिखोगे u फाइनल, ये होगा -m/l इंटू जी इंटू, ये देखो जब ये पूरा स्लिप कर जाएगा, ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा? L होगा, ये होगा L²/2। x की ये क्या डालोगे? L², ये कितना हो जाएगा? -mg/L/2। तो बताओ क्या होगा? अब पहले क्या लिखना है, हम क्या बताएं? सबसे पहले निकालोगे u फाइनल माइनस u इनिशियल, that would become equal to -mg/L/2 plus mg/L/8 and that becomes equal to 8 हो जाएगा LCM -3mg/L/8 होगा ना, -3mg/L/8। अब सोचो क्या पूछा है तुम्हारे केस में। अगर ये पूछते हम व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो इस u फाइनल माइनस u इनिशियल को क्या लिखते हैं? माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आता? पॉजिटिव आता। लेकिन हमसे पूछा है स्पीड, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल ने किसी ने वर्क किया नहीं है, तुमने इस चेन को छोड़ दिया, एक ग्रेविटी वर्क कर रहा है और कोई वर्क नहीं कर रहा है, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है, यहां नॉर्मल है बट ये वर्क नहीं कर रहा है। तो क्या करोगे? u फाइनल माइनस u इनिशियल इज k इनिशियल माइनस k फाइनल, एक का लॉस दूसरे का गेन। u फाइनल माइनस u इनिशियल यहां उल्टा हो जाता है, k इनिशियल माइनस k फाइनल, एक का इंक्रीज दूसरे का डिक्रीज होता है। तो क्या करोगे इसको? k इनिशियल क्या था? 0, k इनिशियल क्या था? 0, k फाइनल, अगर k फाइनल पूछा है तो बन गया। अगर पूछा है चेन की काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या होगी, बन गया। अगर पूछा है स्पीड, तो जब ये चेन स्लिप करेगा तो इसके अगर एक लिंक की स्पीड v है, यानी सबकी स्पीड v है, सबकी स्पीड तो v है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस हाफ mv²। पूरी की पूरी मास m v स्पीड से ससर रही है, m से m कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, स्पीड भी निकल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? हम आगे चल के देखेंगे, हम इसी क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास पे बना। हम क्या करते हैं, ग्रेविटी जब होता है अर्थ के पास, पूरी की पूरी उसकी मास जो होती है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, उसकी पूरी मास को सेंटर ऑफ मास पे रख के निकालते हैं पूरी की। और सेंटर ऑफ मास भी पढ़ाई नहीं है, और तुम इसको समझ सकते हो कि जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा बॉडी में, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे ये अगर एक सिलेंडर है, ये अगर एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके एक्सिस पे, इसके इस एक्सिस पे, और इसके अगर इसकी हाइट h है तो h/2 पे होगा। मतलब अभी के लिए तुम ये समझ लो कि सेंटर ऑफ मास है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, अगर कोई यूनिफॉर्म बॉडी है तो। ठीक, कोई डाउट यहां? नाउ
अब तुमसे हम बिना इस बात को जाने, बिना तुमको ये बात पढ़ाए, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो बाद में, पर अभी तुम्हारे थोड़ा काम आसान हो जाए, तुमको इंटीग्रेट ना करना पड़े कहीं कहीं, या भविष्य में हम देखेंगे हम कैसे करेंगे। हम जब भी कोई काम करेंगे, जब हम सेंटर मास पढ़ेंगे और सारे सेंटर मास डिराइव करेंगे, याद करेंगे कि सॉलिड स्फीयर का, हाफ स्फीयर का, हाफ रिंग का, हाफ डिस्क का, कोन का, हॉलो कोन का, सॉलिड कोन का, सबका सेंटर मास कहाँ होता है। जब उसको हम पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि उसमें हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को सीधे लिख सकते हैं। अगर हम जानते हो तो हम पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, we can assume entire mass to be placed at center of mass। अभी के लिए तुम्हारे लिए सेंटर ऑफ मास का मतलब है द पॉइंट ऑफ सिमेट्री, तो समझो इसका मतलब। ये एक बुक है, ऐसे रेक्टेंगल के शेप में है, ये ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ था। इसकी लेंथ है L, हाइट है H, विथ है B, ये विथ है B, ये लेंथ है L, ऐसे ये ग्राउंड पे रखा हुआ था। मैं आया, इसको उठा के ऐसे करके चला गया। मैंने कितना वर्क किया, समझो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास एक कार्डबोर्ड है, तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, और तुमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। क्या किया, इसको तुमने उठा के यहां डाल दिया। ये लेंथ L है, ये विड्थ B है, और ये कार्डबोर्ड है, एक यूनिफॉर्म कार्डबोर्ड है। तुम आए और तुमने इसको जो है ऐसे कर दिया, इसकी मास m है। तुमने कितना वर्क किया, तो समझो, अगर हम इस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें, हम इस लाइन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें, और हम इस लाइन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें, तो पहले इसकी सेंटर की जो हाइट थी वो b/2 थी। जो इसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसकी हाइट यहां से कितनी है, b/2 है, वर्टिकल हाइट। और अब जो इसकी सेंटर है उसकी हाइट जो यहां से है वो कितनी है, L/2 है। यानी u इनिशियल की वैल्यू थी प्लस mg, प्लस क्यों, क्योंकि हम यहां से ऊपर ले रहे हैं, किसी फिक्स पॉइंट से लेते हैं, प्लस mg b/2, और u फाइनल जो है वो कितनी है, प्लस mg L/2, है ना। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, सेंटर मास ऊपर गया है, सेंटर मास दिखने में लग रहा है ऊपर गया है, तो ये L ज्यादा है, ये हो जाएगा mg/2 L - b। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वेट कर दो। और अगर पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो इसी चीज को वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स से इक्वेट कर दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, इसकी हाइट है h, रेडियस है r, इसकी रेडियस है r, इसकी हाइट है h, ठीक है, रेडियस r, हाइट h, इस तरह से रखा हुआ था, इसकी मास है m। मैंने इसको ऐसे उठा के ऐसे कर दिया, मैंने कितना वर्क किया। अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर मेरे हैंड के लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, h/2 होगी, इसकी सेंटर ऑफ मास जहां भी है इसकी हाइट होगी h/2, तो mg h/2। अभी इसकी पोटेंशियल
एनर्जी क्या है, इसके पूरे मास को इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रखे हुए हैं mgh/2, ये हाइट होगी h/2। हम इसको ऐसे कर दिए। अब जो इसकी हाइट होगी वो कितना होगी, mgr, डायमीटर नहीं, सेंटर वाला लेवल, mgr, वर्टिकल हाइट क्या होगा, mgr, रेडियस। इनिशियल निकल गया, फाइनल निकल गया, तुम निकाल लोगे। समझ रहे हो? यहां अगर हम मास ना देते, अगर हम यहां पे तुमको मास ना देते बल्कि मास पर यूनिट एरिया दे देते, और तुमको हम इसका मास पर यूनिट एरिया दे देते, कितना, केजी पर मीटर स्क्वायर। हर कार्डबोर्ड का या हर पेज का एक होता है मास पर यूनिट एरिया, उसको जीएसएम बोलते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ वैसा होता है, जीएसएम पेपर होता है। एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर स्क्वायर का मास क्या है। तो अगर हम इसको ये दे देते तो उस केस में मास क्या हो जाता, सिग्मा इंटू एरिया L इंटू बी। उस केस में मास क्या हो जाता बताओ, सिग्मा मास पर एरिया इंटू L इंटू बी, और कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। जैसे क्वेश्चंस आएंगे तुमको बड़े बड़े, बट आसानी से निकलता है। कैसे निकलता है, मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या पूछना चाह रहा हूं, देखो, घबराने का नहीं है, क्वेश्चन कोई भी आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम और इन सब चीजों में आसानी से बनता है क्या कि एक यहां पर कुआं है, क्या है, कुआं, ये एक वेल है, क्या है, वेल। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये जमीन है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये एक अंडरग्राउंड टैंक है, सिलिंड्रिकल अंडरग्राउंड टैंक। इसका रेडियस है R, इसका रेडियस है R, और इसका डेप्थ है H, इसकी डेंसिटी है रो। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, दिस इज फिल्ड विद वाटर, दिस इज वाटर इज फिल्ड विद डेंसिटी रो। अब एक पर्सन क्या करता है, एक मग ले लेता है, एक मग ले लेता है यहां बैठ के, और इसके पानी निकाल के बाहर फेंक देता है। इसको खाली करना है तो वो क्या करता है, उसके मशीन अगर नहीं है, एक पर्सन यहां बैठता है और इसको एक एक करके, एक एक बकेट बाय बकेट करके पानी को जमीन पे फेंक देता है। यानी कुछ देर बाद ये क्या करता है, ये पर्सन इसको सारे पानी को जमीन पे फेंक देता है। ठीक है, सारे पानी को ये क्या करता है, जमीन पे डाल देता है। इस पर्सन ने कितना वर्क किया, इस पर्सन ने कितना वर्क किया, ये पूछा गया है। कैसे किया मैटर नहीं करता है, जल्दी किया, धीरे से किया, बकेट से किया, या मग से किया, या हाथ से किया, या पंप से किया, कितना वर्क करेगा। देखो, के इनिशियल 0, पानी रेस्ट पे था, बाद में जमीन पे भी है तो पानी रेस्ट पे ही है। तुमको सिर्फ ये करना है, U फाइनल माइनस U इनिशियल निकालना, बाद में सोच लेंगे क्या पूछा है। तो क्या करेंगे बताओ, अगर इसका टोटल मास m है और हम इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं, 0। हम ग्राउंड के लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं, हम इस ग्राउंड को डेटम पॉइंट मान लेते हैं। तो U इनिशियल होगा माइनस mgh/2 होगा, U इनिशियल होगा। देखो, ये पूरा वाटर जो था, इसको हम इसके सेंटर मास पे रिप्लेस कर सकते हैं। इस पूरे वाटर को इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे टोटल मास को मान सकते हैं, होगा माइनस mgh/2। U फाइनल पूरा का पूरा मास यहां पर है, ये पूरा का पूरा मास जो है अब ग्राउंड लेवल पे ही पहुंच गया है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 माने थे। U फाइनल कितना हो जाएगा, 0 होगा ना। अब सारा का सारा पानी कहां पर है, रेफरेंस पॉइंट पे, जहां पोटेंशियल एनर्जी को 0 माने थे। तो वहां तो कुछ रहा नहीं, वहां तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है उस लेवल पे। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था, इसकी हाइट, इसकी डेप्थ क्या थी, h/2, यहां से रेफरेंस पॉइंट से नीचे, तो माइनस mgh/2। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल पहले निकाल लो।
ये होगा mgh/2, ये होगा mgh/2। अब इसको जिससे इक्वेट करना है, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस इज माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब रहा बात m कैसे निकालोगे, तो तुम जानते हो ये टोटल मास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यहां डाल दो, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब देखो हम सेंटर मास नहीं पढ़ाए हैं, बट सेंटर मास जब पढ़ाएंगे हम इसको यूज करेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये तुम बता रहे सिमेट्रिकल बॉडी ले लिए जिसका कि सेंटर मास तुम वैसे भी गेस कर सकते हो। ठीक है, तो वर्क डन निकालना बड़ा सिंपल है उस केस में भी, वर्क डन निकालना बड़ा सिंपल है उस केस में भी। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्योंकि चेन टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चेन टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको चिंता नहीं करना है, बस ये समझना है कि आपको इसको कैसे बनाना है। ठीक है, दो क्वेश्चन उठाते हैं बिफोर आई कम टू कर्ड चेन। पहला क्वेश्चन, हाँ फ्रिक्शन आ गया तो, फ्रिक्शन आ गया तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगाओगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे। सर तो फ्रिक्शन तो वेरिएबल हो जाएगा ना, क्योंकि मास जो है वो चेंज होता रहेगा। ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, बता रहे हैं, पहले इसको बताने दो। क्वेश्चन ये है, ये एक चेन इस तरह से है और यहां पे एक रस्सी इस तरह से है। ठीक, ये एक चेन है और उसके नीचे एक रोप है, क्या है, रोप है। ठीक है, इस चेन की इस रोप की मास है m, लेंथ है l, और ये जमीन को टच कर रहा है या ये यहां से हैंग कर रहा है, यहां से हैंग कर रहा था। इसकी मास है 2m, इसकी लेंथ भी l। ठीक, इसकी मास 2m, लेंथ l, इसकी मास है l, लेंथ है l। तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, इसको उलट दिया, तुमने इसको उलट दिया, यानी कि तुमने इस पार्ट को ऊपर कर दिया और इस पार्ट को नीचे कर दिया। तुमको बताना है तुमने कितना वर्क किया, तुमने को बताना है तुमने कितना वर्क किया। ठीक, तो अब बस दोनों तरीका है, तुम चाहो तो ये कर सकते हो कि तुम इसको मान सकते हो रेफरेंस पॉइंट, और इसको रेफरेंस मानोगे तो सारे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएंगे, या तुम इसको मान सकते हो तो सारे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में आएंगे। एक फिक्स पॉइंट ले लो, कोई भी फिक्स पॉइंट ले लो, उसको रेफरेंस पॉइंट मान लो। इसको मान लेते हैं क्योंकि नेगेटिव में फिर माइनस साइन भी होता है, हाइट तो वही है, यहां इसको मान लेते हैं। यहां मान लेते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। हम यहां पर मान लेते हैं इस मास को, इस m मास को इसके सेंटर पे रिप्लेस कर दो, इस m मास को इसके सेंटर पे रिप्लेस कर दो। तो कहां रिप्लेस होगा, यहां पर इस m मास को इसके सेंटर पे रिप्लेस कर दो, इस पूरे रोप को इसके सेंटर पे रिप्लेस कर दो, और इस पूरे रोप को भी, और इस पूरे रोप को भी इसके सेंटर पे रिप्लेस कर दो। तो तुमको 2 पॉइंट मास मिला। इस पूरे रोप को इसके सेंटर पे एक पॉइंट मास मान के डाल दो, तो पॉइंट मास का वैल्यू होगा m और इसका हाइट होगा l/2, होगा ना, और इसका मास होगा कितना, 2m, इसका मास कितना होगा 2m, और इसका हाइट कितना होगा, यहां से l/2, यहां से l/2, समझो यहां से इसका मिड पॉइंट का, क्योंकि ये इसका सिमेट्रिकल है तो l/2, तो यहां से कितना हाइट हो जाएगा इसका 3l/2 हो जाएगा ना।
सही है? यस सर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे mg/L/2, इसकी लिखोगे 2mg/3L/2। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इनिशियली टोटल पोटेंशियल एनर्जी mg/L/2 प्लस इसका हो जाएगा 2mg/3L/2 एंड दैट इज इक्वल टू 7mg/L/2 7mg/L/2। ये हो जाएगा इनिशियल टोटल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड केस में क्या करोगे, इसको रिप्लेस करोगे यहां पर 2m मास से, और ये इसका टोटल मास m यहां होगा m मास। इसकी हाइट कितनी होगी L/2 ग्राउंड से, इसकी हाइट यहां से थी L/2, इसकी यहां से थी L/2, यानी यहां से कितनी हो जाएगी L प्लस L/2, मतलब कितना हो गया 3L/2। अब जो तुम लिखोगे U फाइनल, वो क्या लिखोगे बताओ? इसके लिए लिखोगे 2m इंटू जी, 2m इंटू जी इंटू 2m इंटू जी इंटू हाइट कितना है L/2, ये पॉइंट मास है जो रखा हुआ हाइट ऑफ L/2, प्लस इसका क्या लिखोगे जो होगा mg/3L/2। ये हो जाएगा बताओ मिला के, ये और ये कट गया 2 से, 3 + 1 3/2 + 1 5/2 mgl। अब निकाल लो U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल बिकम्स इक्वल टू माइनस mgl। देखो करके U फाइनल माइनस U इनिशियल माइनस mgl, इसको लिख दोगे माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज डेल्टा W ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। Negative of the work done by gravitational force equal to positive of the work done by external force। एक्सटर्नल फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया है और ग्रेविटेशनल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में इसका सेंटर मास नीचे आया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया है, देखो इसका अंदर सेंटर नीचे आया होगा, सेंटर मास का नीचे आया। इन दोनों का कंबाइंड सेंटर मास जहां था इसके ऊपर था, और इन दोनों के इस जॉइंट के ऊपर था, इन दोनों का कंबाइंड सेंटर, ये मास ज्यादा है ना, यहां पे होगा और अभी यहां पर होगा, तो सेंट्रल मास नीचे आया, हम कह सकते हैं, वो देखेंगे बाद में, बट यहां पे इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताओ। ये एक चेन था जो इस तरह से हैंग कर रहा था, मास m लेंथ L, ये चेन था जो इस तरह से हैंग कर रहा था। तुमने इसके लोअर एंड को पकड़ा, तुमने इसके लोअर एंड को पकड़ा और ऊपर में जाके हैंग कर दिया, बस तुमने इसको इस तरह बना दिया। कैसे बना दिया? ऐसे। व्हाट इज द वर्क डन बाय यू? व्हाट इज द वर्क डन बाय यू? क्या क्या करोगे अब? ये बताओ, इसका सेंटर कितना डेप्थ नीचे है? L/2। इसका सेंटर L/2 नीचे, इसका और इसका दोनों का सेंटर कितना नीचे है? यहां से L/4। इसका मतलब तुम्हारा सेंटर जो है वो कितना चला गया ऊपर? L/4 चला गया ऊपर। U इनिशियल होगा माइनस टोटल मास टोटल G इंटू L/2, और U फाइनल होगा माइनस टोटल मास टोटल G इंटू L/4। इस पूरे का, इस दोनों का कंबाइंड सेंटर जो है वो यहां पर है, दोनों का मतलब ये भी तुम कर सकते हो इस तरह से भी, ये m/2 और ये m/2, माइनस m/2G L/4 प्लस ये कितना लेंथ है m/2, इसका सेंटर क्या है नीचे L/4 प्लस माइनस m/2G L/4, इसी का डबल, ये कितना हो जाए बताओ? माइनस mg L/4।
तो तुम्हारा निकल गया, तुम u फाइनल माइनस u इनिशियल करोगे सब कुछ निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस हुआ करते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हुआ करते हैं। एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। कोई डाउट यहाँ? देखो हाँ सर ये जो क्वेश्चन है, हाँ सर इसमें अगर मैं u फाइनल, नहीं सर कुछ नहीं, सॉरी। देखो क्वेश्चन ये है कि एक छत है, ये एक रूफ है, और इस रूफ से एक चेन हैंग कर रहा है इस तरह से। तुम एक चेन को हैंग कर दो, एक रस्सी को हैंग कर दो, इस तरह से शेप बना लेगा, ये कुछ ऐसा कर्व सा एक शेप बना लेता है। सेम लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ऐसे चेन को हैंग कर दो, ऐसा एक शेप बना लेगा, ठीक है, होता है, तुम करके देख सकते हो। और किसी तुम चेन को लेकर इस तरह से अगर हैंग करोगे तो ये इस टाइप से कुछ शेप बना लेता है, इस तरह से। ये तो खैर टेंसाइल स्ट्रेस है इसमें, अगर फ्री चेन हो तो ऐसे ही करके इस तरह कर्व बना देता है, ठीक। ये इस तरह से था, ये यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स है। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ये खींचते हैं नीचे। हम इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट को पकड़ के, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को पकड़ के खींचते हैं। नाउ पॉइंट P, द बॉटम मोस्ट पॉइंट, इज पुल्ड डाउन, तो पुल डाउन करोगे तो ऐसा बन जाएगा कुछ। इसको टाइट से अगर खींचोगे ये तन जाएगा, क्या होगा, टाइट हो जाएगा। तुमने इसको पुल किया नीचे, ये थोड़ा तन जाएगा, है ना। तुम इसको खींचोगे नीचे तो पॉइंट पहले यहां पर था ना, अब ये नीचे आ जाएगा। इस प्रोसेस में इस चेन का सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। In this process, when it is pulled down, in this process, center of mass of the chain goes up or down? क्यों? किसी और को कुछ बोलना है, ऊपर या नीचे? सर दोनों फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो नीचे ही जाएगा। दोनों फोर्स ऊपर ऐड कर, बट दो, एक फोर्स यहाँ भी तो है इस चेन के ऊपर, दो ही फोर्स थोड़ी है। इस चेन पे देखो तो इसका वेट है नीचे, एफ एक्सटर्नल नीचे, और दो फोर्स यहाँ और यहाँ भी तो है, होगा ना यहाँ। चलो देखते हैं सेंटर मास किधर जाएगा। शायद वहीं पे रहेगा। इस पे तुम कुछ भी लगा दो, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी, कुछ भी लगा दो। तो एक काम करते, कौन सा लगाए बताओ। यहाँ नॉर्मल N1, यहाँ नॉर्मल N2 या N, दोनों जगह तो सिमेट्री है तो N ही होगा। इसका कहीं कोई वेट होगा, इसका कहीं कोई वेट रहा होगा mg, है ना, इसका वेट रहा होगा mg, जहां भी लग रहा हो, और एक एक्सटर्नल फोर्स है ना। लगा दे वर्क एनर्जी थ्योरम, लगा दे वर्क एनर्जी थ्योरम, लगा देते हैं। इस पूरे सिस्टम पे लगा देते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। के इनिशियल 0, के फाइनल 0, सही है। ये वर्क करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा, वो फिक्स पॉइंट है। ये 0, ये 0, इन दोनों का नेट वर्क डन 0 आएगा। लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो पॉजिटिव है,
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो पॉजिटिव है, क्योंकि तुमने जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पी को जिधर खींचा ये पी उधर ही चला, है ना? हाँ सर। तो ये तो पॉजिटिव है, ये क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए ना? तो मतलब सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, सेंटर मास ऊपर जाएगा, सेंटर मास ऊपर जाएगा। सुन लो, दूसरा क्वेश्चन, अगर मेरे पास एक सॉलिड मेटल का बॉल है, मेरे पास अगर सॉलिड मेटल का बॉल है और मैं उस पर अगर हीट दे दूं तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मेरे पास दो आइडेंटिकल मेटल का बॉल है। एक मेटल के बॉल को हमने क्या किया? ग्राउंड पे रख दिया है। ये एक बॉल है जिसको मैंने ग्राउंड पे रख दिया है, और ये दूसरा बॉल है जिसको मैंने, आइडेंटिकल है, एक जैसा है हर तरह से, इसको मैंने यहां हैंग कर दी। ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐसे और ऐसे करके हैंग कर दिया है। ठीक है, टू आइडेंटिकल बॉल्स, टू आइडेंटिकल, हर तरह से टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स, दोनों की मास सेम है, डेंसिटी सेम है, मेटल प्रॉपर्टी सेम है, सब कुछ सेम है। टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स, हमने दोनों को आर सप्लाइड सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट, in which case temperature rises more, in which case temperature rises more। मैंने इसको भी हीट सप्लाई किया डेल्टा क्यू, इसको भी उतना ही सप्लाई किया है डेल्टा क्यू। हाँ, सर टेंशन कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव? टेंशन हाँ सर। कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, सिर्फ टेंशन एक जगह से देखो, पूरे सिस्टम पे तो टेंशन कभी वर्क करता नहीं है, पूरे सिस्टम पे तो टेंशन कभी वर्क करता नहीं। अब एक इंडिविजुअल के ऊपर वो टेंशन वर्क करता है, वो दोनों हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन होता है। वो मासलेस स्ट्रिंग का टेंशन भी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन होता है, अगर एक पे कहा जाए तो। क्योंकि देखो, अभी तुमको हम बताएंगे कि जो टाइम डिपेंडेंट फोर्स होता है या वेलोसिटी, कोई भी फोर्स जो टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, जो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा हो, जो एक्सेलरेशन का फंक्शन हो, वो हमेशा नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो टेंशन में ऐसे केस बनाए जा सकते हैं जहां पे वो जो है टेंशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ऐसे केस बनाए जा सकते हैं जहां पे टेंशन टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। ऐसा केस ही बनाया जा सकता है कि टेंशन टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो। जब हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे आएंगे तो उसको बताएंगे तुमको कैसे होता है। यहां बताओ, टेंशन को भूल जाओ, टेंशन ये फिक्स्ड है, ये लाइट रॉड है या जो समझो, ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता है। थोड़ा स्ट्रेंज सा क्वेश्चन है, थोड़ा स्ट्रेंज सा क्वेश्चन है। ऐसा कैसे हो सकता है जब सब कुछ सेम है तो टेम्परेचर का क्यों अलग अलग चेंज होगा? जब तुम इसको हीट दोगे तो ये हीट लेगा और एक्सपेंड करेगा, यही होता है, हीट लेता है एक्सपेंड करता है। जब तुम इसका शेप देखोगे एक्सपेंड होने के बाद तो ऐसा बनेगा, और तुम इसका शेप देखोगे एक्सपेंशन के बाद तो ऐसा बनेगा। देखो, इतना बड़ा होगा नहीं, बस दिखाने के लिए बता रहे हैं, होगा ना? इसका करोगे तो ऐसा होगा। इस केस में इसको सिर्फ हीट से अपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना है, ये इस हीट को लेके अपने इंटरनल एनर्जी को ही नहीं बढ़ाएगा, इसको अपने सेंटर मास को उठाने में भी कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ जाएगा। जो तुम इसको मान लो, तुम इसको 10 जूल का हीट दिए, तुम इसको 10 जूल का हीट दिए और इसकी सेंटर ऑफ मास यहां से उठ के यहां पहुंच गई, क्योंकि इस स्फीयर का, ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर यहां था और अब स्फीयर का सेंटर यहां है, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास उठेगा उसके लिए भी तो इसको एनर्जी चाहिए।
यस सर। आउट ऑफ 10 जूल अगर 2 जूल इसको लग गया अपने सेंटर को उठाने में, तो बाकी 8 जूल को है ये यूज कर पाएगा अपने इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने में। बट इस केस में इसकी सेंटर अगर यहां थी तो इसकी सेंटर यहां है, इसकी सेंटर यहां थी तो इसकी सेंटर यहां है, यानी कि इसका सेंटर नीचे चला गया। इस केस में क्या होगा, इसको तुमने बाहर से हीट दिया क्यू डेल्टा क्यू, प्लस ये जो नीचे गया इसको और पोटेंशियल एनर्जी का गेन हुआ, ये 12 जूल अपना टेम्परेचर बढ़ा देगा। इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर कम बढ़ेगा। इसको एक्सपेंड करना आसान है, इसको एक्सपेंड करना मुश्किल है। केमिस्ट्री में पढ़े हो थर्मोडायनेमिक्स? अभी नहीं स्टार्ट हुआ। ठीक है, जब होगा तो बताऊंगा। वहां पे होता क्या है, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, याद रखना। तो यहां पर तुम्हारा ये सेम है दोनों केस में, तुमने दोनों का हीट सप्लाई सेम दिया है। एग्रीड? यस सर। डेल्टा यू होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होता है, जब वहां बताऊंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होता है। बचा डेल्टा डब्ल्यू। इस केस में जो ये वर्क कर रहा है, इस केस में इसको तुम हीट दे रहे हो और इसको बोल रहे हो वर्क करने, इसको वर्क करना पड़ रहा है। या यूं कहो कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इसके ऊपर नेगेटिव है और वर्क डन ग्रेविटी इसके ऊपर पॉजिटिव है। उसमें भूल जाएंगे, ये सब चीजें होती हैं जो कि बहुत एसेंशियल है। हम उस पर्टिकुलर, क्योंकि ये मिक्स टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स भी मिक्स है, हीट भी मिक्स है और वर्क पावर एनर्जी भी मिक्स्ड है। ठीक, तो उसको हम देखेंगे उस टाइम पे, हम तुमको फिर से बताएंगे। अभी हम हिंट दे दिए हैं, जिस दिन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे ये पूछ लेना एक बार हमको, क्योंकि हम भूल जाएंगे, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, मतलब हमको भूलना नहीं चाहिए, हमको लिख लेना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम जो करना चाह रहे हैं, तुमने किसी दिन पूछा था फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा टेबल वाले केस में। चलो फ्रिक्शन हम बाद में आएंगे, पहले हम एक और केस ले रहे हैं, समझो इसको। याद रखना, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको उस चीज में हेल्प करेगा जहां कोई हेल्प नहीं करेगा। जैसे चेन वाला क्वेश्चन था, जिसको यू शेप को तुम वी शेप बना दिए, तो उसमें कहां से किया, वर्क एनर्जी थ्योरम से तुमने किया, और जो अननोन था, जिसके बारे में हम पता नहीं कर सकते हैं, वो भी पता चल जाता है। वो भी क्या होता है, पता चल जाता है। देखो, हम ये जानना चाहते हैं, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अगर कोई चेन किसी कर्व्ड पाथ पे रखा, किसी कर्व्ड सरफेस पे रखा है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक, तो क्वेश्चन ये है, एक स्फीयर है, ये एक फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर है, ये एक फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर है। ठीक है, एक स्फीयर है जो या इस टाइप से सिलेंडर एकदम फिक्स्ड है। इसके ऊपर एक चेन रखा हुआ है, ऐसे करके इसके ऊपर एक चेन रखा हुआ है। एक चेन रखा हुआ है, इसकी लेंथ L जो क्वार्टर लेंथ से कम है, लेस देन पाई आर बाय 2। क्वार्टर जो है 90 डिग्री से कम सबटेंड कर रहा है, ये यहां रखा हुआ, ऊपर में बंधा हुआ है। ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ये लेंथ L है। ठीक है, ये लेंथ L है, ऐसे करके। आपको बताना है कि अगर हम इस पॉइंट पे, सेंटर पे, अगर हम मान लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसकी लेंथ L है, रेडियस R है, ये यहां बंधा हुआ है। अगर यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को 0 मान लेंगे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन टेकिंग द पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0 एट दिस डेटम पॉइंट सेंटर। इफ वी टेक gravitational potential energy to be equal to 0 at center of sphere, find gravitational potential energy of the chain।
तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जानते हैं ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों, क्योंकि देखो हर टुकड़े का हाइट अलग है, हर टुकड़े का हाइट यहां से अलग अलग है। हम सीधे नहीं लिख सकते mgh, लिख भी सकते हैं और हम सेंटर मास जानते हैं, हम पूरे चेन को उसके सेंटर मास में डाल देंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। बट आज के डेट में हमको इंटीग्रेट ही करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से किसी एंगल थीटा पे जाते हैं, हम यहां से किसी एंगल थीटा पे जाते हैं, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा पे जाते हैं, और फिर डी थीटा जाते हैं। जब भी कोई एंगुलर चीज होता है, याद रखना, सर्किल हो, रिंग हो, कोई भी चीज, उसमें एलिमेंट लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है थीटा और डी थीटा। लीनियर हो एक्स और डी एक्स, ठीक है। थीटा पे जाओ और फिर वेरी वेरी स्मॉल एंगल कितना चले जाओ, डी थीटा। थीटा और डी थीटा के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लो, सिर्फ इस टुकड़े को देखो, बाकी दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ इस टुकड़े को देखो जिसकी मास है डीएम, इसकी मास है डीएम, और इस रेफरेंस पॉइंट से इसकी हाइट कितनी होगी, व्हाट द वर्टिकल हाइट ऑफ दिस डीएम मास, व्हाट द वर्टिकल हाइट ऑफ दिस डीएम मास फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन, आर कॉस थीटा होगा ना, आर कॉस थीटा। तो क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे du इज इक्वल टू dmgh, प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है। ये हो जाएगा du इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा, लैम्डा को हम लिख देते हैं मास पर यूनिट लेंथ, लास्ट में डाल देंगे लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। ये लैम्डा इंटू आर डी थीटा होगा। लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, और इस आर्क का जो लेंथ है डीएल, वो कितना है, आर डी थीटा है। हाँ, शायद यही है, मुझे याद नहीं है, चलिए ठीक है। ये हो गया, देखो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस स्मॉल पार्ट। आर्क लेंथ कितना होता है पता है, आर्क लेंथ होता है आर डी थीटा, आर्क लेंथ होता है रेडियस इंटू डी थीटा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू आर डी थीटा इंटू जी, एम जी, और हाइट सेंटर, इस पॉइंट मास का हाइट आर कॉस थीटा। ऐसे ऐसे सारे पोटेंशियल को हम अगर जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी यू लैम्डा आर स्क्वायर जी, लैम्डा आर स्क्वायर जी कॉस थीटा डी थीटा, लैम्डा आर स्क्वायर जी कॉस थीटा। कहां से कहां तक, थीटा कहां से लोगे, जीरो से लेकर कहां तक, जीरो से लेकर कहां तक जाओगे, लेंथ, आर्क लेंथ बाय रेडियस एल बाय आर, जीरो से लेकर के एल बाय आर तक, सही है। रेडियन में एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो यहां से स्टार्ट करोगे और यहां तक जाओगे, तो ये जो एंगल बनेगा टोटल, ये कितना बनेगा, एल बाय आर। ये आ जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर जी साइन थीटा, कॉस थीटा एंगल क्या होता है, साइन थीटा, साइन एल बाय आर माइनस साइन जीरो हो जाएगा साइन एल बाय आर। तुम लैम्डा जानते हो, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा टोटल मास बाय टोटल लेंथ। लेंथ कितना है बताओ, लेंथ है टोटल एल, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, टोटल मास भी यहां तुम डाल सकते हो चाहो तो, ठीक है। ये तुम्हारा निकल गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। कोई डाउट? अब तुमने क्या किया, इस चेन को छोड़ दिया। अब तुमने क्या किया, इस चेन को यहां से छोड़ दिया, जैसे छोड़ोगे ये फिसलने लगेगा। अब अगर तुम इस स्मूथ है ना, तो अगर तुम यहाँ पे इस चेन को छोड़ दोगे, अगर ये स्मूथ है और तुम यहाँ इसको अगर छोड़ दोगे तो ये चेन यहाँ से फिसलने लगेगा। तुमने इसको छोड़ दिया और ये फिसलने लगा। जब ये एंगल थीटा फिसल गया या फाई फिसल गया, इसकी स्पीड कितनी है ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी when it has slipped by angle phi। स्टिल अभी भी क्या है, ये फाई तो स्लिप कर गया,
अभी भी क्या है कि ये इस पॉइंट को क्रॉस नहीं किया है, क्वार्टर मतलब यहाँ वर्टिकल नहीं हुआ है। कहने का मतलब अगर ये एंड अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, अगर ये ऐसा बन जाएगा चेन, तो क्या होगा, ये तो कर्ड पाथ पे, ये तो वर्टिकल में बन जाएगा। सही, हम ये नहीं चाह रहे, हम चाह रहे अभी भी इसका ये एंड जो है, अभी भी इसका ये एंड जो है स्लिप तो क्या है, ये एंड मूव करके यहां पहुंच जाएगा और ये एंड मूव करके यहां पहुंच जाएगा, बट अभी भी इसका जो बॉटम एंड है, नीचे एंड है, वो पॉइंट पी को पार नहीं किया है। फाइन, हाँ तो पॉइंट पी से पहले ही सरफेस से कांटेक्ट छोड़ देना है। पॉइंट मास तो रही है भाई, पॉइंट मास तो रही है, हाँ सर, ठीक है। पॉइंट मास तो छोड़ देना है। हाँ हाँ हाँ, फाइन पोटेंशियल रेजिस्टेंस बाय एंगल फाई। जब ये एंगल फाई स्लिप कर चुका होगा तो क्या होगा, देखो तब सिचुएशन ये बनेगा, क्या बनेगा, यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, ये यहां से स्टार्ट नहीं होगा, अभी क्या हो रहा था, ये यहां से स्टार्ट हुआ था, थीटा कहां था, इनिशियल वैल्यू थीटा क्या था, 0, फाइनल क्या था, L/R। अब क्या होगा, अगर ये फाई एंगल स्लिप कर गया, पहला एंगल क्या होगा, फाई, और लास्ट क्या होगा, फाई प्लस थीटा होगा। बताओ, यहां तुम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करोगे, क्या करोगे, यहां पर तुमने जब इसको इंटीग्रेट किया था इस चेन को, तो तुमने 0 से लेकर L/R तक लिया था, 0 से स्टार्ट हुआ था, पहला चेन यहां स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हो गया, 0 से लेकर वर्टिकल के साथ 0 से लेकर L/R तक। अब क्या करोगे, फाई से लेकर फाई प्लस L/R तक। अब देखो पहला एलिमेंट यहां मिलेगा, किस एंगल पे, फाई पे, क्योंकि फाई घूम चुका है ना, क्योंकि ये फाई घूम चुका है, पहला एलिमेंट मिलेगा फाई पे, और लास्ट कहां मिलेगा, वर्टिकल के साथ फाई प्लस L/R पे मिलेगा, मिलेगा ना। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दो, लैम्डा आर स्क्वायर जी इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा वही रहेगा जो पहले था, सिर्फ लिमिट चेंज होगा। पहला तुम लोगे कहां पे, फाई पे। अगर ये फाई एंगल घूम चुका है, अगर ये चेन जो कर्ड चेन है, अगर ये फाई एंगल घूम चुका है, तो अब ये पहला पॉइंट जो होगा वो एंगल फाई पे मिलेगा, और लास्ट मिलेगा फाई प्लस डी थीटा प्लस L/R, फाई से लेके फाई प्लस L/R तक। सही है जी। तो ये तुम्हारा हो जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर जी, साइन का साइन ही होगा, हो जाएगा साइन ऑफ फाई प्लस L/R माइनस साइन ऑफ फाई प्लस L/R माइनस साइन फाई, होगा कि नहीं। तुमको सिर्फ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है और कुछ नहीं। यहां तुम 0 से लेकर L/R तक गए थे, क्योंकि पहला एलिमेंट यहां मिला था, दूसरा यहां, तीसरा यहां, और बढ़ते बढ़ते तुम L/R तक गए थे। अब क्या करोगे, जब ये फाई एंगल ये चेन घूम चुका होगा, तो पहला जो मिलेगा वो कहां मिलेगा, फाई पे, अंतिम कहां मिलेगा, फाई प्लस L/R पे। अब अगर तुम देखो, ठीक है, सही है ना, समझ में आ रहा है ना। हेलो, हाँ सर। अब अगर तुमसे हम ये पूछें कि जब ये फाई एंगल स्लिप कर चुका है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। जब ये फाई एंगल स्लिप कर चुका है तो ये चेन किसी स्पीड से चल रहा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो क्या लिख दोगे, u डैश माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज के इनिशियल माइनस के फाइनल लिखोगे, और ये 0 है तो के फाइनल निकल जाएगा। ये